नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर और कुछ हद तक बदनाम उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं, एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स। हमारे पास इसकी एक काफ़ी विस्तृत समीक्षा है जो इसके कई जटिल पहलुओं को खोलती है। और देखिए, पहली बात तो साफ कर दें, इसे विक्टोरियन दौर की कोई आम मीठी सी प्रेम कहानी समझने की भूल बिल्कुल न करें। यहाँ प्यार वैसा नहीं है। यहाँ वो तूफानी है, अंधकारमय है और अक्सर विनाशकारी भी। तो आज इस चर्चा में हम कहानी के ताने बाने को समझेंगे, इसके गहरे विषयों पर बात करेंगे, किरदारों के मन में झांकेंगे और ब्रॉन्टे की वो जो अनोखी लेखन शैली है ना, उस पर भी ध्यान देंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि भाई आखिर क्यों ये किताब इतने सालों बाद भी इतनी ताकतवर और विवादास्पद बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के ढांचे से शुरू करते हैं ना। इसका जो सामने आने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। एक बाहरी किरदार है लॉकवुड। वो वुदरिंग हाइट्स के पास एक घर लेता है किराए पर और फिर उसे कहानी कौन सुनाता है? वो घर की पुरानी सेविका नेली डीन, है ना। और नेली की कहानी हमें ले जाती है ऑनशॉ परिवार के इतिहास में। कहानी के बिल्कुल केंद्र में है हीथक्लिफ, एक रहस्यमयी लड़का जिसे मिस्टर ऑनशो कहीं बाहर से ले आते हैं और उसे अपने बच्चों के साथ पालते हैं। और फिर है उनकी बेटी कैथरीन ऑनशो। इन दोनों के बीच, मतलब हीथक्लिफ और कैथरीन के बीच, बचपन में ही एक बहुत गहरा, बल्कि कहूँ तो जंगली सा लगाव पनपता है जो समाज के किसी बंधन को नहीं मानता। लेकिन समाज तो बीच में आ ही जाता है ना। सामाजिक रुतबा चाहिए, आराम की जिंदगी चाहिए। इसी चाहत में कैथरीन पड़ोस के सभ्य अमीर एडगर लिंटन से शादी करने का फैसला कर लेती है, ये जानते हुए भी कि उसकी आत्मा तो हीथक्लिफ से जुड़ी है। और बस यहीं से कहानी का पूरा रुख बदल जाता है। कैथरीन का ये चुनाव हीथक्लिफ को अंदर तक तोड़ देता है। उसे लगता है उसका अपमान हुआ है। वो वुदरिंग हाइट्स छोड़ देता है, गायब हो जाता है सालों के लिए। और जब लौटता है तो एक अमीर आदमी बनकर, लेकिन साथ ही कठोर और बदला लेने पर आमादा। और उसका ये बदला सिर्फ कैथरीन और एडगर तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनकी अगली पीढ़ी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो कहानी सुनाने का तरीका है ना, जिसकी आप बात कर रही थी, ये वाकई दिलचस्प है। इसे फ्रेम नैरेटिव कहते हैं, मतलब कहानी के अंदर कहानी। लॉकवुड तो बाहर वाला है, वो नेली की जुबानी सब सुन रहा है, लिख रहा है। इससे होता क्या है, पाठक को कहानी सीधी नहीं मिलती, एक व्यक्ति के नजरिए से छनकर आती है। तो सवाल उठता है, क्या नेली पूरी तरह भरोसेमंद है? कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रही, या अपने हिसाब से तो नहीं बता रही? ये सवाल ब्रॉन्टे पाठक के मन में छोड़ देती हैं। इससे कहानी और रहस्यमयी लगती है। और जैसा आपने कहा, ये कहानी सिर्फ हीथक्लिफ और कैथरीन पर खत्म नहीं होती, ये 2 पीढ़ियों तक चलती है। पहली पीढ़ी, वो जुनून, विद्रोह और विनाश की कहानी है। उनका प्यार समाज से टकराकर बिखर जाता है। लेकिन फिर आती है दूसरी पीढ़ी, कैथरीन की बेटी कैथी, हीथक्लिफ का बेटा लिंटन और कैथरीन के भाई हिंडले आबेता हैर्टन। वो भी उसी नफरत के माहौल में पलते हैं, पर उनमें खासकर कैथी और हैर्टन के रिश्ते में उस भयानक चक्र को तोड़ने की क्षमता दिखती है। एक उम्मीद की किरण नजर आती है आखिर में। ये पीढ़ियों वाला चक्र काफी अहम लगता है। अच्छा, अब अगर हम उन विषयों पर आएं जो इस कहानी को इतनी गहराई देते हैं, तो शायद सबसे पहले जिक्र आता है प्रेम और जुनून का। कैथरीन का वो बहुत मशहूर कथन है, मैं हीथक्लिफ हूँ। ये क्या दिखाता है असल में? ये आम प्यार तो नहीं लगता? नहीं, ये आम प्यार बिल्कुल नहीं है। ये वाक्य उनके रिश्ते की वो असाधारण तीव्रता दिखाता है। ये सिर्फ कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, ये जैसे पहचान का मिल जाना है, एक तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव कह सकते हैं। लेकिन ब्रॉन्टे यहाँ प्रेम का वो रूप दिखा रहे हैं जो शांत या सुखद नहीं होता। एक जुनून है, एक ऑब्सेशन जो काबू से बाहर है और जो बनाने के बजाय मिटाने लगता है। ये उनके अपने अहम, उनकी इच्छाओं का टकराव है जो उन्हें और उनके आसपास के लोगों को भी जला देता है। उस समय की जो पारंपरिक प्रेम कहानियां थी ना, उनसे ये बिल्कुल अलग, ज्यादा कच्चा और परेशान करने वाला चित्रण है प्रेम का। और इसी जुनून से जुड़ा हुआ लगता है प्रतिशोध और घृणा का वो गहरा धागा। हीथक्लिफ का किरदार तो जैसे बदले की आग में ही जी रहा है। बचपन में जो अपमान हुआ, फिर कैथरीन का वो फैसला, उसके बाद तो लगता है उसका जीवन बस इसी एक मकसद के लिए है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हीथक्लिफ तक ही सीमित नहीं रहता।
यही तो ब्रॉन्टे दिखाती हैं कि बदला एक जहर की तरह कैसे फैलता है और आने वाली निर्दोष पीढ़ी तक को कैसे बर्बाद कर सकता है। हीथक्लिफ सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं, उनके बच्चों से भी बदला लेता है, उन्हें अपनी नफरत का हथियार बना लेता है। ये इस बात पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है कि नफरत कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रह सकती है और उसका असर कितना विनाशकारी होता है। इस चक्र को तोड़ना कितना मुश्किल है, ये उपन्यास बखूबी दिखाता है। और इस दौर का समाज, उसका भी तो इसमें बड़ा हाथ लगता है ना। बिल्कुल। वर्ग और सामाजिक प्रतिष्ठा का मुद्दा कहानी में बार बार सामने आता है। विक्टोरियन इंग्लैंड की वो जो सख्त सामाजिक बनावट थी, वो कैथरीन के फैसलों पर कैसे असर डालती है? हाँ बिल्कुल। कैथरीन का एडगर को चुनना, वो सीधे सीधे सामाजिक दबाव और ऊंचे तबके में जगह बनाने की इच्छा से जुड़ा है। हीथक्लिफ की अज्ञात पृष्ठभूमि, उसका बाहरी होना, ये उसे समाज की नजरों में नीचे रखता है और यही कैथरीन के इनकार का एक बड़ा कारण बनता है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प मोड़ है। हीथक्लिफ गायब होता है और फिर बेशुमार दौलत और ताकत के साथ लौटता है। वो सामाजिक बाधाओं को तो तोड़ता है, पर किस रास्ते पर चलकर? क्रूरता और नफरत के रास्ते पर। तो ये दिखाता है कि सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की महत्वाकांक्षा कितनी बेरहम हो सकती है। तो ये सिर्फ वर्ग व्यवस्था पर सवाल नहीं है, बल्कि सत्ता पाने की जो मानवीय इच्छा है ना, उसके अंधेरे पहलू का भी चित्रण है। और ये सब कुछ एक खास माहौल में घटता है। उपन्यास का वो प्राकृतिक और गॉथिक वातावरण, वो यॉर्कशायर की जंगली उजाड़ पहाड़ियां, वो तूफानी मौसम, ये सिर्फ बैकग्राउंड तो नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, ये तो कहानी की आत्मा का हिस्सा है। वो जंगली बेकाबू प्रकृति किरदारों के अंदर का तूफान दिखाती है, खासकर हीथक्लिफ और कैथरीन के अंदर का। उनका वो स्वभाव जो समाज के नियमों से परे है, ये प्रकृति उसी का प्रतीक है। वुदरिंग हाइट्स का घर खुद ही देखिए, जैसे तूफानों से लड़ने के लिए बना हो, जबकि थ्रशक्रॉस ग्रेंज कितना शांत और सभ्य है। मौसम का बदलना, खासकर तूफान, वो किरदारों की भावनाओं के उतार चढ़ाव को दिखाता है। और साथ ही वो गॉथिक तत्व जैसे भूत का दिखना, रहस्यमयी घटनाएं, हिंसा, मौत का साया, ये सब मिलकर एक बेचैन करने वाला अलौकिक सा माहौल बनाते हैं, जो जुनून और मृत्यु जैसे विषयों को और गहरा कर देता है। और इन सब के बीच क्या हम एक तरह का विनाश और मुक्ति का चक्र भी देखते हैं? पहली पीढ़ी की कहानी तो काफी हद तक तबाही की कहानी लगती है। हाँ बिल्कुल। पहली पीढ़ी हीथक्लिफ, कैथरीन, एडगर, इज़ाबेला, हिंडले, उनकी जिंदगियां जुनून, नफरत, गलत फैसलों के कारण त्रासदी में डूब जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी पीढ़ी आती है, युवा कैथी, हेयरटन, लिंटन। शुरुआत में वो उसी विरासत का बोझ उठाते हैं, हीथक्लिफ की क्रूरता सहते हैं, पर उनमें, खासकर कैथी और हेयरटन के रिश्ते में एक बदलाव की, एक नई शुरुआत की संभावना दिखती है। उनका रिश्ता नफरत और अज्ञान से शुरू होता है, पर समझ और प्यार तक पहुंचता है। ये उस विनाशकारी चक्र के टूटने का संकेत है। ये दिखाता है कि शिक्षा, सहानुभूति और हाँ, प्रेम अंततः नफरत और बदले की विरासत पर जीत हासिल कर सकते हैं। ये उपन्यास को एक तरह की उम्मीद पर खत्म करता है, भले ही वो उम्मीद काफी संघर्ष के बाद मिलती है। किरदारों पर थोड़ी और बात करते हैं। हीथक्लिफ, वो अपने आप में एक पहेली है। वो क्रूर है, बदला लेता है, पर उसके दर्द और अकेलेपन से कहीं ना कहीं एक सहानुभूति सी भी जुड़ जाती है। उसे सिर्फ एक विलेन कह देना शायद जल्दबाजी होगी। उसे समझना वाकई मुश्किल है। वो अंग्रेजी साहित्य के सबसे जटिल एंटी हीरो में से एक माना जाता है। उसके साथ जो हुआ बचपन में, समाज ने जैसा बर्ताव किया, वो उसके व्यवहार को समझने में मदद तो करता है, पर उसे सही नहीं ठहराता। ब्रॉन्टे ने उसे ऐसा बनाया है कि पाठक उससे सहानुभूति भी महसूस करें और नफरत भी। पाठक लगातार उससे जूझता रहता है, क्या वो परिस्थितियों का शिकार है या स्वाभाविक रूप से ही बुराई का प्रतीक है? ये सवाल उपन्यास के अंत तक बना रहता है। और कैथरीन अर्नशॉ, वो भी उतनी ही उलझी हुई है। उसका हीथक्लिफ के लिए प्यार जुनून की हद तक है, पर वो समाज की मान्यताओं को भी अनदेखा नहीं कर पाती। कैथरीन का यही द्वंद्व कहानी की मुख्य त्रासदी है। वो दिल की आवाज और समाज की उम्मीदों के बीच पिस जाती है। वो जिद्दी है, जोशीली है, पर उसकी ये ऊर्जा सही दिशा नहीं ले पाती। उसका स्वार्थ, उसकी महत्वाकांक्षा न सिर्फ उसकी बल्कि हीथक्लिफ और एडगर की जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। वो एक आजाद रूह है, पर समाज के पिंजरे में फंस कर रह जाती है। के सामने है एडगर लिंटन, जो बिल्कुल अलग है, शांत, सभ्य, स्थिर। लेकिन क्या उसकी ये स्थिरता हीथक्लिफ के उस जंगलीपन के सामने फीकी पड़ जाती है? एडगर उस सभ्यता और समाज का प्रतीक है जिसे कैथरीन अपनाना चाहती है। वो निश्चित रूप से एक अच्छा और भला इंसान है। कैथरीन को स्थिरता देता है, सुरक्षा देता है, लेकिन उसमें वो आग नहीं है जो हीथक्लिफ में है। वो जुनून नहीं है जो कैथरीन की आत्मा से जुड़ता है।
हीथक्लिफ की मौजूदगी में वो अक्सर कमजोर और बेअसर सा लगता है। ब्रॉन्टे शायद ये दिखा रही हैं कि सिर्फ सभ्यता या सिर्फ जंगलीपन, दोनों ही अधूरे हैं शायद। और इस पूरी कहानी को हम तक पहुंचाने वाली नेली डीन, उसका क्या रोल है? क्या वो सिर्फ एक ईमानदार कथावाचक है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेली सिर्फ घटनाओं को बयान नहीं कर रही, वो उनमें शामिल भी रही है, एक्टिव पार्टिसिपेंट रही है। उसके अपने पूर्वाग्रह हैं, अपनी पसंद नापसंद हैं, वो किरदारों पर अपनी राय देती है। हो सकता है कभी कभी घटनाओं को अपने हिसाब से थोड़ा मोड़ भी देती हो। ब्रॉन्टे ने उसे एक जटिल किरदार बनाया है। पाठक को हमेशा सोचना पड़ता है कि नेली की बातों पर कितना भरोसा किया जाए। इससे कहानी में एक और परत जुड़ जाती है। और लॉकवुड, जो बाहरी श्रोता है, वो शायद हम पाठकों का ही प्रतिनिधि है, जो इस अजीब और तूफानी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। उपन्यास की शैली पर आते हैं आपने फ्रेम नैरेटिव का जिक्र किया। इसके अलावा ब्रॉन्टे की भाषा और लिखने का अंदाज वो भी बहुत खास माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। ब्रॉन्टे की भाषा बहुत शक्तिशाली है, काव्यात्मक है। खासतौर पर जब वो प्रकृति का वर्णन करते हैं, वो बंजर पहाड़ियाँ, वो तूफान, या जब वो किरदारों की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उनकी शैली में एक खास तरह की ऊर्जा है, सघनता है। और कहानी कहने का ये जो बहुस्तरीय तरीका है, जहाँ एक किरदार दूसरे से कहानी सुनता है, ये उस समय के हिसाब से काफ़ी नया और प्रयोगात्मक था। तो जब ये किताब आई थी 1847 में, तब पाठकों और आलोचकों ने इसे कैसे लिया? आज तो इसे क्लासिक माना जाता है, पर क्या शुरू से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। शुरू में तो इसने ज़्यादातर लोगों को चौंका दिया था, बल्कि कह सकते हैं कि डरा दिया था। देखिए, विक्टोरियन इंग्लैंड में शिष्टाचार, नैतिकता, कोमल भावनाएं, इन सब का बोलबाला था। ऐसे में वुदरिंग हाइट्स की वो कच्ची भावनाएं, क्रूरता, बदला, यहाँ तक कि अलौकिक घटनाओं का जिक्र, ये सब बहुतों के लिए असहनीय था। इसे असभ्य, अनैतिक, जानवरों जैसा तक कहा गया। कई आलोचकों ने तो इसे सिरे से खारिजी कर दिया था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये किस तरह की रचना है आखिर। अच्छा, तो फिर इसे ये सम्मान कैसे मिला जो आज इसे हासिल है? इतना बड़ा क्लासिक कैसे बन गया ये? इसमें समय लगा। धीरे धीरे पाठकों और आलोचकों ने इसकी जो सतही क्रूरता थी ना, उसके नीचे छुपी मनोवैज्ञानिक गहराई को पहचाना। उन्होंने समझा कि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी या बिगड़ी हुई प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी स्वभाव की जटिलताओं, प्रेम और नफरत की ताकत, सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संघर्ष का एक बहुत ही मौलिक और गहरा अध्ययन है। किरदारों की वो मनोवैज्ञानिक जटिलता, कहानी का अनूठा ढांचा और ब्रॉन्टे की वो शक्तिशाली लेखनी, इन सब ने मिलकर इसे वक्त के साथ अंग्रेजी साहित्य की एक महान कृति का दर्जा दिलाया। आज इसकी भावनात्मक ईमानदारी और मौलिकता के लिए इसकी तारीफ होती है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें, तो वुदरिंग हाइट्स एक बहुस्तरीय उपन्यास है। ये सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है। ये जुनून की हदें दिखाता है, बदले की तबाही दिखाता है, सामाजिक बंधनों का असर दिखाता है और इंसान के अंदर छिपी उस जंगली प्रकृति का एक आईना है। एमिली ब्रॉन्टे ने अपनी अकेली प्रकाशित रचना में ही एक ऐसी दुनिया रच दी जो बेचैन करती है, सवाल खड़े करती है और भुलाए नहीं भूलती। हाँ, ये उन लोगों को शायद पसंद ना आए जो कहानियों में सिर्फ सुकून और एक सुखद अंत ढूंढते हैं। ये प्यार का वो चेहरा दिखाती है जो अक्सर अंधेरे में रहता है, दर्दनाक, मुश्किल और कभी-कभी खतरनाक भी। सही कहा आपने। और ये उपन्यास एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या हीथक्लिफ और कैथरीन जैसा तीव्र समाज के नियमों को न मानने वाला रिश्ता, क्या वो कभी समाज के भीतर पनप सकता था बिना विनाशकारी हुए? या समाज की सीमाएं, उसके वर्गभेद, उसकी नैतिकता, क्या वही ऐसे रिश्तों को जहरीला बनाकर त्रासदी की ओर धकेल देती हैं? क्या होता अगर उनका प्यार उन जंगली पहाड़ियों तक ही सीमित रहता, समाज के दायरे से बाहर? इस पर विचार करना उपन्यास के अनुभव को और गहरा बनाता है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल वुदरिंग हाइट्स के संसार की। प्रेम, जुनून और प्रतिशोध की एक ऐसी कहानी जो पाठकों को पीढ़ियों से अपनी गिरफ्त में लेती आई है।